मेरी घरवाली रजनी और मैं 6 साल से साथ हैं और 11 महीनों से शादीशुदा हैं। हमारी सारी हिस्ट्री बहुत नॉर्मल है और मैंने एक बार भी कभी कुछ गलत नहीं देखा। मैं बता नहीं सकता कि ये सब रजनी का व्यवहार कितना अजीब लग रहा है मुझे। रजनी बहुत ही निम्र और बुद्धिमान है। वो वैसी बंदी है जो सीधी बात करती है। उसमें बचपना नहीं है। वो कभी मुझे डराने की कोशिश नहीं करेगी। उसको तो डरावनी फिल्में देखना भी नहीं पसंद। जब हम पहले पहले मिले थे तो उसने मेरे साथ एक डरावनी मूवी देखी थी। वो इतना डर गई थी कि हमें मूवी आधी छोड़नी पड़ी थी। उसको ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं अच्छा लगता, ना ही किसी के साथ वो उल्टी हरकतें करती थी। उसकी नेचर में ही नहीं था और वो सब ठीक था। पर अब ये सब जो हो रहा है वो बहुत ही अजीब है, क्योंकि वो ऐसी नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उसको कभी कोई मानसिक बीमारी नहीं हुई, ना ही उसके परिवार में थी। मुझे पता है कि कुछ लोग अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को छिपाना जानते हैं, लेकिन 6 साल में मुझे कुछ तो पता चल ही जाना था। 2 महीने पहले की बात है। मैं किचन में कॉफ़ी बना रहा था। मैं काम पे जाने के लिए लेट हो रहा था। मैंने अपनी कॉफ़ी की एक सिप ली। जैसे ही मैं स्टेयर्स उतर रहा था बाहर जाने के लिए, जब मैंने रजनी को देखा, वो मुझे छुप के आगे के कोने से देख रही थी। मुझे सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी और उसके कुछ लंबे काले बाल। उसकी बाकी की बॉडी दीवार के पीछे छुपी हुई थी। मेरे मुंह से मेरी कॉफ़ी निकलते निकलते बची, लेकिन मेरे लिप्स ज़रूर जल गए। रजनी, क्या? मैंने बोला अपनी पैंट से कॉफ़ी साफ करते। तुमने मुझे डरा दिया। वो एकदम से छिप गई, जैसे कोई छोटा बच्चा हो जो शरारत करता पकड़ा गया हो। उसके लिविंग रूम तक भागने की मुझे आवाज़ आई और जब तक मैं सामने वाले दरवाजे तक पहुंचा वो गायब हो गई थी। बहुत ही अजीब था। उस पे ऐसा करना बिल्कुल सूट नहीं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फ़नी भी लगा कि वो थोड़ी मजाकिया बन रही थी, क्योंकि वो हमेशा बहुत सीरियस रहती थी। मैंने चिल्ला के उसको लव यू पागल बोला। जैसे ही मैं बाहर निकला और दरवाज़ा बंद किया, मुझे उसके हंसने की आवाज़ आई। हाँ, अजीब था बिहेवियर, लेकिन इतना नहीं कि कोई घर में कोई बाबा बुलाना पड़े। लंच टाइम तक मैं सब भूल गया और जब घर लौटा तो वो नॉर्मल थी। मैंने इस बारे में बात नहीं की और ना ही उसने की। ऐसे ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। फिर 3 दिन बाद फिर से कुछ हुआ। रात के 2 बज रहे थे और मैं पानी पीने के लिए उठा। मैं फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल के टेबल पे बैठा था कि एकदम से फीलिंग आई कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने नीचे ग्लास टेबल की ओर देखा। मेरी बीवी का हंसता हुआ चेहरा मुझे घूर रहा था। वो टेबल के नीचे से मुझे देख रही थी, बिना आंखें झपके हंस रही थी। मानता हूं कि मैं चिल्ला पड़ा, गुस्से में नहीं, डर से। किसी कारण मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मेरी चीख सुनते ही रजनी पीछे को भागी, 4 पैरों पे जैसे कोई जानवर हो। वो टाइल वाले फ्लोर पे किचन से भाग गई। मैं उसके पीछे नहीं भागा, ना ही उसके पीछे चिल्लाया। मैं बस वहां से हिला नहीं। शॉक में था, कुछ सोच नहीं पाया। काफ़ी टाइम लग गया ऊपर बेडरूम तक जाते जाते। जब वहाँ पहुँचा तो रजनी साइड लेकर सो रही थी, या शायद एक्टिंग कर रही थी। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, उसकी सांस को सुनता रहा, पक्का करने के लिए कि वो सो रही थी।
ऐसे लग रहा था कि अगर बेड पे लेटा वो एकदम से उछल जाएगी, पर वो नहीं हिली। मैं बेड पे सो गया और वो नहीं हिली। उसकी सांस धीमे धीमे आ रही थी और मैं सोचने लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। अगले दिन मैंने इंतज़ार किया उसका नीचे आने तक। उसको कॉफ़ी दी, गाल पे किस की और फिर रात के बारे पूछा। कल रात क्या हुआ था? मैंने अपनी टोन मजाकिया रखी ताकि उसको कहीं बुरा ना लग जाए। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपना सर हिलाया जैसे कि उसको कुछ पता ना हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। तुम छुपकर मुझे फिर से देख रही थी वहाँ से, मैंने बोला किचन टेबल की तरफ इशारा करते हुए। उसने मेरी उंगली को फॉलो किया और फिर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। वो इतने ज़ोर से हंसी कि मेरी खुद की भी हंसी छूट गई। तुम कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करती हो, तुम्हें पता है, मैंने कहा। वो हंसी, अपना कॉफ़ी कप काउंटर पे रखा और मेरे गले लग गई। तुम तो मुझे हमेशा ही अजीब लगते हो, हिसाब बराबर, उसने चिढ़ाया मुझे। हमने एक दूसरे को बाय बोला और अपने काम पे निकल पड़े। मैं गाड़ी चलाते वक्त सोच रहा था कि कितना अजीब था रजनी को टेबल के नीचे से ऐसे देखना। वो आवाज़ जैसे वो चार पैरों पे रेंगने लगी। मैंने खुद को समझाया कि वो बस ऐसे ही मजाक में कर रही थी। मेरे डरावनी चीज़ों में इंटरेस्ट के साथ वो जुड़ने की कोशिश कर रही होगी। ऐसा नहीं था कि मैं उससे डरता था, लेकिन फिर भी वो दिन ब दिन मुझे और ऐसे छुप कर देखने लग गई। कभी सोफे के पीछे से, कभी कर्टेन्स के पीछे छुपकर। एक बार तो मेरी दादी के लोहे के बक्से में वो घुस गई, मुझे चोरी छिपने देखने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं चलता वो उसके अंदर थी, अगर वो बक्सा इतना पुराना ना होता और आवाज़ ना करता। रजनी ने बक्से का ढक्कन बस थोड़ा सा खोला था ताकि उसकी शक्ल वहाँ से दिख सके। छोटे बच्चे जैसे मुस्कुरा रही थी। बहुत डरावना दृश्य था। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस देखता रहा। जब मेरे गले में आवाज़ आई तो उसको पूछा कि ये क्यों कर रही थी वो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बक्से को धीमे से बंद कर दिया। मैं रूम से बाहर आ गया निराश होकर। मैं नहीं समझ पाया कि वो क्यों ऐसे कर रही थी, पर यह सब उसको खुशी ज़रूर दे रहा था। मैं उम्मीद करने लगा कि वो इस सब से जल्दी थक जाएगी और रुक जाएगी। अगले 2 हफ्ते तक उसने मुझे ऐसे नहीं देखा। मैं खुश होने लगा कि आखिरकार ये मजाक ख़त्म होने को आया। नेटफ्लिक्स पे एक रात हम टीवी शो देख रहे थे जब मैंने मजाक में कहा कि उसने मुझे आजकल छिपकर देखना बंद कर दिया। उसने ये गेम खेलनी बंद कर दी। उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं सिर्फ छिपने में और बेहतर हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सोचा ज़रूर कि ये मजाक कर रही है या सीरियस है। अगले कुछ दिन में मैं इसके बारे में सोचता रहा। क्या वो अभी भी ऐसे मुझे देख रही थी और मुझे पता नहीं लग रहा था? अगर हाँ, तो उसको ये करके क्या मिल रहा था? मैं टेंशन में रहने लगा, बार बार दरवाजे चेक करता, पर्दों के पीछे देखता। हमेशा घबराहट रहती थी जब मैं घर होता और वो मेरे सामने ना होती। खुद को बेवकूफ़ सा महसूस करने लगा। लेकिन फिर कुछ हफ्ते बीत गए और मेरी बीवी नॉर्मल थी, तो मैं रिलैक्स करने लगा। फर्नीचर और दीवारों के पीछे देखना बंद कर दिया मैंने, और खुद को बोलने लगा कि ये बस एक बुरी याद ही थी। लेकिन अब कुछ दिन पहले स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। रजनी अपने किसी दोस्त को मिलने गई और मैं सोफे पे बैठा अपने लैपटॉप पे गेम्स खेल रहा था। तकरीबन रात के 9 बजे मैं नहाने चला। जब मैं बालों को शैम्पू कर रहा था,
मुझे वही भयानक फीलिंग आई कि जैसे कोई देख रहा हो। मैंने अपनी आंखें खोली और दिल का दौरा पड़ने से बाल बाल बचा। रजनी शावर कर्टन के पीछे से देख रही थी। उसका पूरा सर पर्दे के शावर की तरफ आया हुआ था। बस उसकी बॉडी पर्दे के पीछे थी। उसके काले लंबे बाल पर्दे के साथ लटके हुए थे, पानी से गीले। उसका चेहरा भयंकर मुस्कुराहट से सजा हुआ था, आंखें लाल और एकदम खुली हुई, ऐसे कि जैसे उसने काफ़ी टाइम से आंखें झपकी ना हो। मैंने चीख मारी और दीवार के साथ पीछे को लग गया। वो बिल्कुल नहीं हिली, ना ही मुस्कुराना बंद किया। उसका मेकअप उसके चेहरे से बह रहा था। वो एकदम पागल लग रही थी, जैसे उसका दिमाग हिल गया हो। मेरी फटी पड़ी थी। हम कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे। किसी ने कुछ नहीं बोला। कुछ अरसे बाद वो अपनी गर्दन को पर्दे के पीछे ले गई और बाथरूम के दरवाजे तक चली गई। 1 सेकंड बाद बाथरूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजा कि शीशा भी हिल गया। मैं फिर से चिल्लाया और भाग के दरवाज़ा लॉक कर लिया। 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहा। शायद तुम सब लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया था कि ये सब मैं और नहीं सह पाऊँगा। मैं दरवाजे के बाहर सुनता रहा, अपनी सांस रोक के 1 घंटे तक। एकदम से मुझे कुछ दबी सी आवाज़ आई। मैंने अपना कान दरवाजे के साथ लगाया सुनने के लिए। कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन लग रहा था कि रजनी दूसरी साइड खड़ी होगी और इस जोक पे हंस रही होगी। मुझे एकदम से गुस्सा आया। बाथरूम में 1 घंटा बंद रहना कोई जोक नहीं था। बहनचोद क्या कर रही है रजनी? मैं चिल्लाया उस पे। ये बकवास बंद करो। मैं उसकी माफ़ी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन आगे से कोई आवाज़ नहीं आई। बस एक हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी और फिर एकदम चुप्पी। रजनी, मैंने आवाज़ दी। मेरी आवाज़ खुद कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, बस मेरी खुद की भारी सांस सुनाई दी। भगवान कसम, ये बकवास बंद कर, मैं चिल्लाया दरवाजे पे मुक्के मारता हुआ, और इंतज़ार किया शायद वो आगे से गालियां दे। मैं उस पे इससे पहले कभी नहीं चिल्लाया था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। बस शावर से पानी के टपकने की आवाज़ थी। झूठ नहीं बोलूँगा, डर के मारे बुरा हाल था मेरा। अपनी घरवाली से मैं और आधा घंटा वहीं रुका। जब आप डरे हुए हो तो 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि सारी रात बाथरूम में नहीं गुजारूंगा, तो मैं अपने घुटनों पे बैठा और दरवाजे के नीचे देखने लगा। लग रहा था कि उसका चेहरा मेरे तरफ देख रहा होगा नीचे से, लेकिन भगवान का शुक्र है कुछ नहीं था। बाहर सारा हॉल स्टेयर्स तक क्लियर दिख रहा था। रजनी का अता पता नहीं था। पता नहीं इस बारे में खुश होना चाहिए या दुखी। कुछ देर और वेट किया, दरवाजे के नीचे देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। मैंने धीमे से बिना आवाज़ किए हैंडल को घुमाया और दरवाज़ा खोलने ही लगा था जब मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो मुझे अब भी घिनौना महसूस कराती है जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ। फिर से रोने की आवाज़, पहले से ऊंची, और अब मुझे पता लग गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मैंने अलमारी की तरफ अपना सर घुमाया और देखा कि अलमारी के दरवाजे हल्के से खुले थे। अंदर से रजनी देख रही थी। उसकी आंखें वैसी ही खुली हुई थी और उसकी मुंह गिरा पड़ा था। मुझसे चिल्लाया भी नहीं गया। उसने अपने हाथों से खुद को
लपेटा हुआ था। उसका बदन खुशी के मारे कांप रहा था, जैसे इतनी एक्साइटमेंट कि रुक ना रही हो। एक खुरदरी सी आवाज़ उसके मुंह से आई अंदर से, और मैं कांप उठा। पता नहीं कैसे मैंने दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों पे भागकर नीचे उतर गया। लिविंग रूम में टेबल पे फ़ोन और चाबियां उठाई और बाहर गाड़ी को भागा। मुझे उसकी हंसी अभी भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो पास नहीं आ रही थी। मैंने घर का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। इतनी तेज़ गाड़ी कभी नहीं भगाई मैंने। ना मैंने कपड़े या जूते पहने थे, अभी भी अपनी चड्डी में था और बाल भी गीले थे। मैं सीधा अपने भाई आकाश के घर गया, जो तकरीबन 40 मिनट की दूरी पे था। फ़ोन पे सारे कॉल्स और टेक्स्ट मैंने इग्नोर किए। जब तक आकाश के घर नहीं पहुंचा तब तक फ़ोन नहीं किया। रजनी ने 4 बार कॉल की थी और ना जाने कितने टेक्स्ट। पूछ रही थी कि कहाँ भाग गए और ऐसे क्यों गए। मैंने गुस्से में अपना फ़ोन गाड़ी के डैशबोर्ड पे मारा। मेरा भाई और उसकी बीवी मुझे ऐसे देखकर हैरान थे, लेकिन बोलते कि मैं वहाँ जितनी देर चाहूँ उतनी देर रह सकता था। आकाश ने मुझे अपने कपड़े दिए और पूछा कि हुआ क्या। मैंने बस बोला कि रजनी और मेरी लड़ाई हो गई थी, कुछ ज़्यादा नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि आकाश ये समझे कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा था एक मजाक के कारण, चाहे वो मजाक कितना ही अजीब क्यों ना हो। मैंने ही तो रजनी को इतने साल बोला था कि इतनी सीरियस मत रहा करो, मजाक नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैं बस उसका स्ट्रेस कम करना चाहता था, ना कि ये जो वो अब बन गई थी। मैं उनके सोफ़े पे सोने की कोशिश करता, लेकिन मेरा दिमाग मुझे सोने नहीं देता। जैसे ही अपनी आंखें बंद करता, मुझे रजनी का चेहरा दिखता, अलमारी के पीछे से घूरता हुआ। और जब सोचता कि बाथरूम में वो सारा टाइम मेरे साथ थी, मुझे उल्टी आने लगती। जब घर वापस जाने का सोचता तो एंग्जाइटी होने लगती। मैं सोफ़े पे हिलता रहा सोने की कोशिश में। आकाश ने फिर एक सोने वाली गोली दी, जिससे मुझे थोड़ा आराम आया, लेकिन बहुत बुरी नींद आई। मेरे सपने रजनी के मुस्कुराते चेहरे से भरे पड़े थे। मैं उठा जैसे ही सूरज उगने को था। मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा था सोफ़े पे सोने की वजह से। मुझे पता था कि कभी ना कभी तो रजनी को कॉल करनी पड़ेगी, लेकिन क्या बोलता। मैं तब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक वो वादा नहीं करती कि ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे बस अपनी बीवी वापस चाहिए थी। उसका नॉर्मल सीरियस व्यवहार अब बहुत मिस कर रहा था मैं हिम्मत बना रहा था उसको फ़ोन करने की कि फिर से वो फीलिंग मेरे पे आ गई। मुझे कोई देख रहा था। मैं ऊपर कमरे की छत को देख रहा था। मेरा दिल मेरे गले में था। मैं इधर उधर देखना नहीं चाहता था, लेकिन जितना इग्नोर करता उतना भयंकर महसूस होता। मेरी आंखें खुद ब खुद छत से हटकर उसकी शक्ल पे जा गिरी। उसकी शक्ल खिड़की के साथ चिपकी हुई थी, सोफे के पास। उसके होंठों से थूक बह रहा था खिड़की पे। पता नहीं वो कब से वहाँ खड़ी थी, लेकिन लग रहा था कि कल रात से खड़ी थी। मैं नहीं चिल्लाया क्योंकि मेरा गुस्सा अब डर से ज़्यादा बढ़ गया था। मैं सोफे से उठा और खिड़की पे ज़ोर से दोनों हाथों से मारा। रजनी, तू पागल हो गई है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तू घर जा अभी, मैं चिल्लाया। वो नहीं हिली और उसकी शक्ल वैसी ही रही। बस उसकी मुस्कान और बढ़ गई, जैसे बहुत खुशी मिल रही हो। मुझे आकाश और उसकी बीवी ऊपर चलते सुनाई दिए। रजनी को बाहर से भी सुन गए। वो अपना मुंह धीरे से बंद करने लगी। आकाश ने ऊपर से मुझे बुलाया। क्या हम बात कर सकते हैं?
मैं उनकी तरफ घूमा और देखा कि आकाश और उसकी बीवी हर्षा पौड़ियों से नीचे उतर रहे थे। जब खिड़की की तरफ देखा तो रजनी नहीं थी वहाँ, बस उसकी थूक की लार वहाँ खिड़की पर थी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मैं उठा और रजनी वहाँ खिड़की से देख रही थी। उनको यकीन नहीं आया। किसको आता? आकाश और मैं खिड़की के बाहर गए, लेकिन ज़मीन पर कोई पैर के निशान नहीं थे। उन्होंने सोचा कि मैं सपना देख रहा था और मैं अब बहुत थक चुका था। मैं उनको समझाने से रहा। उस दिन मैंने काम पे कॉल करके छुट्टी ले ली और फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं रजनी को नहीं देख सकता था। उससे बात करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मैं यकीन करने लग गया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था, कि वो जितने भी वादे करे अब पहले जैसी नहीं रही। मेरा दिल रो रहा था। पूरी सुबह मैं रोता रहा। दोपहर तक मेरे में कुछ हिम्मत आई। रजनी को माफ़ी मांगने का एक आखिरी मौका दूंगा। 6 साल के बाद इतना तो कम से कम कर ही सकता था। मैंने फ़ोन ऑन किया और उसके बहुत टेक्स्ट आए थे। क्या हम बात कर सकते हैं? आई लव यू, प्लीज़ मुझे फ़ोन करो, मैं चिंता कर रही हूँ, जवाब दो, घर आ जाओ। और ऐसे और टेक्स्ट। सभी टेक्स्ट में वो मुझे घर बुला रही थी और बोल रही थी कि मुझसे कितना प्यार करती है, कितनी चिंता कर रही थी। लेकिन एक भी टेक्स्ट में जो वो मजाक कर रही थी उसका कोई जिक्र नहीं था। और उसके टेक्स्ट भी अलग से थे। पहले तो मार्केट से ब्रेड खरीदने के लिए ही वो 20 टेक्स्ट एक साथ कर देती थी। अब इतना कुछ हुआ था, उसको तो पूरा एक नॉवल लिख देना चाहिए था। मुझे पता है तुम सब लोगों को ये सब बचकाना सा लग रहा होगा, तुम जो बहुत दूर बैठे हो। लेकिन अगर तुम्हें खुद देखा होता कैसे रजनी मुझे देखती थी, कैसे वो किसी जानवर की तरह 4 पैरों पे रेंगती, अलमारी के अंदर से पागलों जैसे मुझे घूरती, फिर शायद तुम्हें ये बचकाना ना लगता। आकाश और हर्षा के साथ मैं एक और रात रुका। कल मैं दोपहर तक नहीं जागा और शुक्र है रजनी का चेहरा नहीं दिखा मुझे खिड़की में। मैं दखल नहीं देना चाहती, लेकिन क्या इस लड़ाई को ठीक नहीं किया जा सकता? हर्षा ने पूछा। उसने आकाश और मुझे सैंडविच बना कर दिए और मुझे पता था वो इस पे बात करना चाह रही थी। मुझे नहीं मालूम, ऐसा लगता है जैसे वो कोई और है। मैं अपने जवाब ध्यान से दे रहा था। मैं अभी तैयार नहीं था कि आकाश और हर्षा को सब पागलपन का पता चले। लोग बदलते हैं, लेकिन वो अब भी वही लड़की है जिससे तुमने शादी की। तुम्हें बस इस पे उसके साथ बात करनी चाहिए। जो भी चल रहा है सब ठीक हो जाएगा, हर्षा ने कहा शांति बनाने को। बात अब बहुत बिगड़ चुकी है, मुझे नहीं लगता बात करने से कुछ होगा। मुझे उस पर भरोसा नहीं रहा, मैंने कहा। मेरा दिल दर्द कर रहा था। मैं रजनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे रह सकता था? हमेशा डर में जीना सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। रजनी भी तुम्हें बहुत प्यार करती है, उसका भी सोचो, वो तो बिखरी पड़ी होगी, हर्षा ने कहा। मुझे नहीं लगता, मैंने बोला। मुझे तो ऐसा ही लगा, मैंने कभी उसको इतना अपसेट नहीं देखा, हर्षा ने कहा दुख से सिर हिलाते हुए। मुझे पूरा 1 मिनट लगा हर्षा की बात को समझने में, और जब समझा तो मेरा दिल सिकुड़ गया। रुको, क्या मतलब? तुमने उसे देखा, रजनी को? मैं बोला, मेरा मुंह सूख गया था। हर्षा ने हाँ कहा, जैसे कि नॉर्मल सी बात हो। वो आज सुबह आई थी जब आकाश काम के लिए निकला था, हर्षा ने टेबल से प्लेट्स उठाते हुए कहा। लेकिन मुझे उसकी गाड़ी नहीं दिखी, शायद उबर वगैरह कर ली होगी। हर्षा, उसने क्या कहा? क्या वो अंदर आई थी? मैंने पूछा। मेरा माथा पसीने से भर रहा था। मैं इधर उधर उसको ढूंढने लग पड़ा, कोनों में, पर्दों के पीछे, अलमारियों में। नहीं, उसने बस पूछा कि क्या तुम जाग रहे हो, तो मैंने बोला नहीं।
मैंने उसे पूछा कि क्या वो चाहती है कि मैं उसे उठाऊं, तो वो बोली कि नहीं, कहती कि सोने दो उसको। हर्षा बोली बर्तन धोते हुए। बस यही, और कुछ नहीं कहा? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन बहुत बुरी दिख रही थी वो, ऐसे जैसे कई दिन से सोई ना हो। तुम्हें उसे फ़ोन करना चाहिए। मैं टेबल से उठा और हर्षा को लंच के लिए शुक्रिया कहा। वो अंदर नहीं आई, ये सोचकर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। फिर भी मुझे चेक करना था कि सब दरवाजे लॉक थे। मैं कुछ देर बैठा, प्लान बनाता रहा, क्या करना चाहिए। मैं घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन रजनी की मदद भी करना चाहता था। शादी में कसम खाई थी कि खुशी और दुख में हमेशा साथ निभाऊंगा, और जाहिर है वो बीमार थी। अगर वो सच में बीमार थी तो उसको मदद की जल्द से जल्द ज़रूरत थी। लेकिन कहाँ से शुरू करता? पुलिस? क्या बताता उनको? मेरी घरवाली मुझे देखती रहती है कि वो अजीब व्यवहार कर रही है। जितनी भी पागल क्यों ना हो, उसने कोई गुनाह तो नहीं किया था अभी तक। पुलिस वाले नहीं सुनेंगे। पर यह कोई मजाक नहीं था, ये कुछ गलत था, खतरनाक भी। जैसे उसकी मुस्कान एक मखौटा था। उसके पति होने के नाते मैं उसको हॉस्पिटल दाखिल तो करवा सकता था, लेकिन अगर उनके सामने वो नॉर्मल बिहेव करने लगी तो? उसने हर्षा को तो मूर्ख बना दिया था। डॉक्टर भी उसको जाने देंगे। मुझे मेरी हार महसूस हो रही थी। सो मैंने वो किया जो हर पति मुश्किल में करता है। मैंने रजनी की माँ को फ़ोन लगाया।